बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, लखनऊ के पास कानपुर, कानपुर के आगे बिठूर, बिठूर के आगे फतेहपुर। ऐसे भारत के 350 जिले जो उस जमाने में रियासतों के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद थे और इनमें भारत का झंडा फहराया जाता था। यूनियन जैक कहीं पर भी नहीं था, भारत आजाद हो गया था। अब हमारे मन में जब ये सवाल आता है कि अगर भारत आजाद हो गया था 1857 में, तो 1947 तक गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? ये 1947 तक की गुलामी भारत के उन गद्दार राजा महाराजाओं के कारण झेलनी पड़ी जो अंग्रेजों से मिल गए थे और क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे। जीवाजीराव सिंधिया जैसे भारत के ऐसे 60 से ज्यादा राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हां में हां मिलाई थी और अपनी सेना अंग्रेजों के समर्थन में भेजी थी। अब एक मजेदार घटना घटित हुई कि जैसे जीवाजीराव सिंधिया ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना है, क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो जीवाजीराव सिंधिया की सेना में बगावत हो गई और सेना में दो फाड़ हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा सेना का भारत के क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, दूसरा हिस्सा राजा की वफादारी में अंग्रेजों के साथ चला गया। जो हिस्सा जीवाजीराव सिंधिया की सेना का क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, उस हिस्से का नेतृत्व किया महारानी झांसी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। वही सेना थी जिसकी मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ 8 महीने तक सतत युद्ध करते रहे। भारत के क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंग्रेजों से लड़ाई जिन्होंने लड़ी है उनका नाम है तात्या टोपे। 8 महीने तक लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने। और उनके सैनिक कौन थे? वही सैनिक थे जो जीवाजीराव सिंधिया के आदेश पर अंग्रेजों के साथ नहीं मिले, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। उन्हीं सैनिकों की मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बार बार युद्ध में परास्त किया और बार बार अंग्रेजों ने मुंह की खाई। और आपको मालूम है, एक समय तो ऐसा आया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जीवाजीराव सिंधिया को ग्वालियर, सिर्फ ग्वालियर पर चला बल्कि ग्वालियर के आसपास के बहुत बड़े इलाके में, जिसको गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये पूरा इलाका महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के कंट्रोल में था। अंग्रेजों की गुलामी से ये पूरा इलाका आजाद था। अगर आप आज बुंदेलखंड के नक्शे को देखना चाहें, जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं आज, ये पूरा बुंदेलखंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के रियासत में आ गया था अंग्रेजों से आजाद होने के बाद। ये बहुत जबरदस्त संग्राम झांसी की रानी का अंग्रेजों के साथ हुआ था। आप तो सभी जानते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, एक युद्ध को छोड़कर। अंग्रेजों ने जब जब झांसी पर हमला किया, कभी भी अंग्रेज झांसी को जीत नहीं पाए। एक आखिरी युद्ध अंग्रेजों ने 1858 में जो लड़ा था, उसी में उनकी विजय हुई थी। 1857 में तो एक भी युद्ध में वो जीत नहीं पाए थे। इधर नाना साहब पेशवा, जो कानपुर के पास बिठूर में रहा करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर रखा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। और नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी और दूत थे, उन्होंने पूरे अवध प्रांत में क्रांति की मशाल जलाई हुई थी। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इनके सहयोगियों की पूरी जो सूची है, इस सूची में 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी आंखों के सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं, वो ये कि एक क्रांतिकारी परिषद बनाई गई थी। उस क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे तात्या टोपे और उसकी महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तीनों क्रांतिवीर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की भूमिका में थे। और उस क्रांतिकारी परिषद के
कार्यकर्ताओं की संख्या सारे देश में लाखों में थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संख्या का अनुमान लगाया है। एग्जैक्ट तो वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि अनुमान के हिसाब से इस क्रांतिकारी परिषद में सारे देश के लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। पूरे देश के 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है चार्ल्स बॉल। एक दूसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है ट्रेवेलियन। और एक तीसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ जॉन केई। इन तीनों ने असेसमेंट किया है, इन तीनों ने अनुमान लगाया कि 1857 में भारत में जो क्रांति हुई उसमें कितने लोग शामिल थे। तो इन तीनों का अनुमान लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का है कि 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 की लड़ाई में थे। इनमें से 7,32,780 क्रांतिकारी थे जो लीडरशिप में थे, जो नेतृत्व में थे, और बाकी जो भारतवासी थे वो सब उनके सहयोगी की भूमिका में थे। तो 7,32,780 जो थे, उनमें से एक थे नाना साहब पेशवा, उनमें से एक थे तात्या टोपे, उनमें से एक थी महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनमें से एक थी महारानी अवंतीबाई, उनमें से एक थी गजमाला, रानी गजमाला। ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी थे। इनमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे। मुसलमान जो लीडरशिप में बड़े लोग थे इस देश में, उनमें से एक थे मौलवी लियाकत अली, एक दूसरे थे मौलवी अजीमुल्ला। ये अजीमुल्ला जो व्यक्ति थे, ये तात्या टोपे के सबसे खास व्यक्ति बताए जाते हैं। तात्या टोपे उनको अपना राइट हैंड कहा करते थे, दाहिना हाथ कहा करते थे, और अजीमुल्ला को नाना साहब पेशवा भी अपना दाहिना हाथ मानते थे। तो नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ने वाले अजीमुल्ला, ऐसे लियाकत अली, ये दो बड़े मुस्लिम भाई थे। और इसके अलावा हजारों की संख्या में मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले साधारण से लेकर असाधारण लोग भी थे। कुछ इनमें महिलाएं भी थी, कुछ इनमें पुरुष भी थे। इस 1857 की क्रांति के बारे में 3-4 विशेष बातें मुझे आपके सामने लानी है। वो ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में लड़ रहे थे, स्त्री और पुरुष दोनों लगभग बराबर की संख्या में लड़ रहे थे। अगर 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो इनमें 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थीं पूरे भारत में। और 350 स्थानों पर जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों से, उन लड़ाइयों का जो वर्णन अंग्रेजों के दस्तावेजों में है, उस वर्णन को पढ़ने के बाद मैं अभिभूत हो गया ये जानकर कि भाइयों के साथ बहनें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। और लड़ाई कैसे चलती थी? जैसे भाई बंदूक चलाते थे तो बहनें बंदूकों में कारतूस भरने का काम किया करती थी। भाई गोला चलाते थे तोप से, तो बहनें तोप को खींचकर ले जाने के काम में लगा करती थी। उस जमाने में तोपें जो होती थी वो बैलगाड़ी पे रख के ले जाई जाती थी, और बैलगाड़ी में 2 बैल और उसके साथ एक बहन होती थी जो तोप को ले जाने के काम में बहुत मदद किया करती थी। तो तोप का गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है, तो तोप को स्थान तक ले जाने का काम कोई बहन कर रही है। और इससे भी ज्यादा अद्भुत बात है ये जो पता चलती है कि गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है, लेकिन गोले में बारूद भरने का काम कोई बहन कर रही है। कानपुर की एक बहन थी जिसका अंग्रेजों ने बहुत वर्णन किया है, उसका नाम था अजीजन बाई। अजीजन बाई का जो चरित्र है, इतिहास है, वो पता करने से मालूम हुआ कि वो पेशे से वैश्या थी और अपना शरीर बेचती थी। अंग्रेजों के कोठों पर जाकर नाचती थी। अंग्रेजों के सैनिकों के शरीर की हवस को मिटाने के काम में भी कई बार उसने अपना योगदान दिया। अजीजन बाई को अंग्रेजों ने किसी गांव से उठा लिया था। वो किसी मध्य प्रदेश में मंडला के पास किसी गांव की रहने वाली महिला थी। अंग्रेजों ने उसको अपहरण कर लिया था
और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बलात्कार के बाद उसको कोठे पे ले जाकर बेच दिया था। अजीजन बाई ने कोठा छोड़कर क्रांतिकारियों का सहयोग देना शुरू किया था और अजीजन बाई ने 400 से ज्यादा कानपुर की वेश्याओं का एक समूह बनाया था, दल बनाया था। उस दल का मुख्य काम था गोलों में बारूद भरना और बारूद भरे हुए गोलों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, कारतूसों को इकट्ठा करना और कारतूसों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना। तो कारतूस और गोलों का बारूद पहुंचाने का काम कानपुर और आसपास के क्षेत्र में तो सारा माताओं और बहनों ने किया है और ऐसी माताओं बहनों ने किया है जिनको हमारा समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। एक बार तात्या टोपे ने अजीजन बाई को एक सीधे से सवाल किया था कि तुम्हारा काम तो वेश्यावृत्ति का है, तुम ये क्रांतिकारियों के साथ क्यों लग गई हो? तो उसने कहा कि मैं वेश्या होने से पहले भारत की नागरिक हूं और एक ऐसी नागरिक हूं कि जिसके शरीर में भारत का खून बहता है, इसलिए मुझे मेरा फर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भले वेश्यावृत्ति का काम करती रही, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं देश के लिए अपनी जान न्योछावर करूं। और अंग्रेज अधिकारी जिनके सामने अजीजन बाई ने युद्ध लड़ा है, वो अंग्रेज अधिकारी अपनी डायरियों में ये लिखकर छोड़ गए हैं कि भारत के सैनिकों में सच्ची मर्द अगर कोई थी तो वो अजीजन बाई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेज जो सैनिकों ने युद्ध लड़े हैं भारत में, जैसे एक अंग्रेज अधिकारी था यूरोज ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है कि मैंने भारत की सेना में 2 महिला मर्दों को पाया, एक महिला मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी महिला मर्द अजीजन बाई। और वो कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक राजघराने की कुलवधू, लेकिन अजीजन बाई तो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई एक साधारण महिला, लेकिन वीरता में दोनों किसी से कम नहीं है, साहस में दोनों किसी से कम नहीं है। और अजीजन बाई ने यह सिद्ध किया है कि भारत का खून भारतीय पहले है, बाद में वो सब कुछ है। तो इस पूरी लड़ाई में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आर्य समाज के महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा जो महिलाओं के लिए दी गई, जो समाज के लोगों के बीच में आई, उस शिक्षा का पूरा असर इस 1857 की लड़ाई में दिखाई देता है। परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी उस जमाने में शायद पहले महर्षि थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर और कई कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों से आगे सम्मान दिया है। आप सभी जानते हैं महिला शिक्षा के लिए जितना उन्होंने इस देश में काम किया, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जितना उन्होंने काम किया, वो अद्भुत है। एक जगह परम पूजनीय महर्षि दयानंद और महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का संवाद हुआ है और इस संवाद लेकिन 19 सितंबर के बाद भारत के कुछ जीवाजीराव सिंधिया, पटियाला घराने और जींद और नाभा घराने के गद्दार राजाओं के अंग्रेजों के साथ मिल जाने के कारण फिर अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया। और दोबारा जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो भारत के गांव-गांव में उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल नील, उसकी डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। जनरल नील कहता है कि दोबारा से जब हमने भारत पर हमला किया तो हमने किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, किसी पुरुष को नहीं छोड़ा। जो भी भारतवासी हमारे सामने आया हमने उसको खत्म कर दिया। और कैसे कैसे खत्म किया, तो जनरल नील खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि हम गोली मार के लोगों को खत्म करते थे, हम लोगों को जिंदा जला के मार डालते थे, हम लोगों को घोड़ों और हाथी पर बिठा के उनके गले में रस्सी का फंदा लगाया करते थे और हाथी घोड़ों को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया करते थे और रस्सी का फंदा पेड़ के ऊपर से खींच लिया करते थे और हाथी और घोड़े को नीचे से भगा दिया करते थे और लोग लटक कर मर जाया करते थे। नील कहता है कि हजारों हजारों गांव हमने
नर विहीन कर दिए, नर विहीन हजारों हजारों गांव। वो कहता है कि बिठूर में हमने जब हमला किया, बिठूर माने नाना साहब पेशवा का घर, तो कहता है बिठूर में हमने जब हमला किया तो बिठूर की आबादी लगभग 24,000 की थी। उस आबादी में 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल तक के बुजुर्ग हमने किसी को नहीं छोड़ा। बच्चों को हमने फुटबॉल की तरह से उछाला और गोलियों से उनको बींध दिया। बुजुर्गों को हमने झोपड़ियों में जिंदा जला दिया, घरों में जिंदा जला दिया। और जो स्त्रियां हमको मिली, उन स्त्रियों के साथ हमने जो किया वो सुन नहीं सकते हम, लेकिन मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि हमें जहां भी कोई गांव में स्त्री मिलती थी भारतीय, उसके शरीर को हम नंगा करते थे, उसके कपड़े उतारते थे, उसको पूरे गांव में नंगा घुमाते थे, फिर उस स्त्री को इतना तड़पाते थे, इतना परेशान करते थे कि वो चीखती थी और हम आनंद से हंसते थे। और वो कहता है कि पता नहीं कितनी स्त्रियों के स्तनों के अग्रभाग को हम लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक कि उसमें से खून निकलना ना शुरू हो जाए। फिर उन स्त्रियों के साथ हम बलात्कार करते थे, और बलात्कार करने के बाद फिर उनको हम मारा करते थे। नील कहता है कि भारत के हजारों गांव में हमने ये किया, और हजारों गांव को नर विहीन कर दिया, स्त्री विहीन कर दिया, पुरुष विहीन कर दिया। और ये सब हुआ 19 सितंबर 1857 के बाद, जब अंग्रेजों ने दोबारा से भारत पर हमला किया और भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को इस काम में मदद की। और उसके बाद ये हमले बढ़ते गए, राजाओं की सेना अंग्रेजों के साथ मिलती गई, क्रांतिकारियों की संख्या धीरे धीरे घटती गई, और एक समय आया कि 1858 1 नवंबर तक फिर से अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो गया। 1858 1 नवंबर को अंग्रेजों का शासन जब स्थापित हुआ तो महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक ऐलान किया गया, उस ऐलान को भारत में भेजा गया। उस ऐलान के अनुसार उन्होंने कहा कि अब भारत में कंपनी शासन नहीं चलेगा, अब भारत में अंग्रेजों की संसद का शासन चलेगा। 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1858 के बाद सीधे अंग्रेजों का शासन आ गया। और उसके बाद जो ऐलान किया गया वो ये कि अब भारत में जो भी कुछ किया जाएगा वो कानून बनाकर किया जाएगा, और जो भी कानून बनेंगे वो अंग्रेजों की संसद में बनेंगे, और अंग्रेजों की संसद से बने हुए कानून भारत राज्य में लागू किए जाएंगे। उन कानूनों को बनाने का काम अंग्रेज करेंगे, और उन कानूनों को लागू करने का काम अंग्रेजों की फौज भारत में करेगी। और उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश में कानून बनाने शुरू किए। सबसे पहला कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस बना दी उन्होंने। दूसरा कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। तीसरा कानून बनाया इस देश में उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। चौथा कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों ने बनाए 1857 की लड़ाई के बाद। और इन कानूनों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करो जो दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना हो, दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में युद्ध ना हो, तो दोबारा भारत में अंग्रेज कभी बगावत ना सहन करें, दोबारा भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करें। इसके लिए कानूनों की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई, और वो कानून इस देश में लगाए। मुझे बहुत दुख और दुर्भाग्य से आपको एक बात कहनी है, वो ये कि जो कानून 1857 की क्रांति के बाद भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए, वो कानून अब आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं, और उन कानूनों में रत्ती भर भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 1860 का बनाया हुआ पुलिस कानून आज भी चल रहा है, 1860 का बनाया हुआ इनकम टैक्स का कानून आज भी चल रहा है, 1872 का बनाया हुआ फॉरेस्ट कानून आज भी चल रहा है। ऐसे 34,735 कानून चल रहे हैं। अब हम सब भारतवासियों को क्या करना चाहिए? मेरा एक विनम्र सुझाव है जो देकर मैं मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा, और वो विनम्र सुझाव ये है कि जिन अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद
34,735 कानून लगाकर भारत पर लागू किए, और वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही अगर चल रहे हैं, तो हम सब भारतवासियों को अब फिर से दोबारा 1857 जैसी ही कोई क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाकर ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस देश में से खत्म होंगे। एक 1857 की क्रांति परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से शुरू हुई, और अब ऐसा लगता है कि दूसरी 1857 की क्रांति आज आर्य समाज के सभी साधु संतों से और भारत के विद्वानों की प्रेरणा से शुरू होगी, और दूसरी क्रांति की शुरुआत करने में आज का ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से इस बात का निवेदन करूंगा कि हम सबको उतना ही तेज, उतना ही साहस, उतनी ही धैर्य हम में आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में था, उतनी ही वीरता हम में फिर से आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में थी। उसी वीरता, उसी साहस, उसी तेजस्विता को लेकर हम फिर से खड़े हों, और अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों के खिलाफ हमें क्रांति करनी है। अब अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए कानून इस देश में हैं। अब अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में है। अब गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, इन कानूनों की मदद से कुछ काले अंग्रेज इस देश में पैदा हुए हैं, जो देश की सत्ता व्यवस्था को वैसे ही भ्रष्ट बना रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बनाया था, देश को वैसे ही नोच कर खा रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने कभी नोच के खाया था। तो हम सबको फिर से एक संकल्प लेना है, और उस संकल्प लेने की कड़ी में आज का सम्मेलन हमारे लिए प्रस्थान बिंदु बने, इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आयोजकों को विनम्र प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे भाव व्यक्त करने का मौका दिया, मेरे विचार आपसे शेयर करने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।